नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी लर्निंग विद भारती में। तो आज मैं आप लोगों के सामने सीटेट के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो हिस्ट्री के हैं और जो आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो ये जो क्वेश्चन है आज का वो सीटेट 2019 का है। तो मैं ज़्यादा कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी यहाँ पे, बस जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ में क्वेश्चन को शेयर कर सकती हूँ विद आंसर वो मैं करना चाह रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस क्या हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे पूछा है कि विशेषता नहीं थी। जनरली हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और ये जो दिया रहता है निगेटिव क्वेश्चन, तो उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और फटाफट से हम आंसर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो निगेटिव है कि कौन सी विशेषता नहीं थी। तो जो पहला ऑप्शन है वो ये है कि कई पदों पर नियुक्तियां जो थी वो लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो ये है कि 30 वर्ष से अधिक आयु के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। थर्ड ऑप्शन है सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। एंड फोर्थ जो ऑप्शन है वो ये है कि मामलों के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 2 नंबर होगा, यानी कि 30 वर्ष से अधिक आयु के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ये जो आंसर है ये रॉन्ग है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रॉन्ग नहीं है, मतलब इसका जो सही आंसर है, चूंकि क्वेश्चन निगेटिव पूछा है तो इसका सही आंसर ये सेकंड नंबर है, यानी कि जो 30 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी पुरुष और महिलाएं थीं और वो जो दास और दासी नहीं थी उन्हें पूर्ण नागरिकता प्राप्त नहीं थी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ के शासकों के लिए थी। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि इन्होंने पराजय स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। सेकेंड नंबर है कि उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। थर्ड है इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। फोर्थ नंबर है कि ये उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो 1 नंबर है कि इन्होंने पराजय स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। तो अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसी तरह के लंबे लंबे उलझाने वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि अगर आपने सीटेट को एनसीईआरटी को डिटेल में नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे कुछ वीडियोस मैंने डाले हैं जिसमें हमने कुछ चैप्टर्स को डिटेल में डाला है, तो एक बार आप उसे ज़रूर देखें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ। तो जो पहला ऑप्शन है वह है सूरत, मदुरै और दिल्ली, और जो सेकेंड ऑप्शन है वह है सूरत, मद्रास और कलकत्ता। थर्ड है नागपुर, मदुरै, और यहाँ पे कलकत्ता को थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग खुद ही समझ लेंगे, आप लोग काफ़ी समझदार हैं। तो चलिए कलकत्ता है। फोर्थ नंबर है पुणे, मद्रास और कलकत्ता। तो इसका जो सही आंसर है वो है सूरत, मद्रास और कलकत्ता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि महालवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो पहला है वो ये है कि महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए नियुक्त थी, जबकि जो रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। बी नंबर है कि महालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरी गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को कर अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। अब जो आंसर है वो पहला है कि न तो ए और न ही बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। सेकेंड नंबर है कि कथन ए 2 राजस्व व्यवस्थाओं के बीच के अंतर को सही स्पष्ट करता है। 3 नंबर ऑप्शन है कि कथन बी 2 राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है।
4 नंबर है ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर कि ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच के अंतर को सही तरह से स्पष्ट करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो सूफी संत के मकबरे होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है किस नाम से? दरगाह, ईदगाह, खानका या फिर गुलफरोशा। तो जो सही आंसर है वो है दरगाह। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। जो पहला है रसूखबाई के द्वारा, यानी कि किन के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया? तो पहला ऑप्शन है रसूखबाई के द्वारा, बासवन्ना के द्वारा, रामानुज के द्वारा या फिर एकनाथ के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है रामानुज के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1772 ईस्वी में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? इसका जो है वो फुल डिटेल हम शायद ये क्वेश्चन छूट गया है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि भारत में जो संबंध में, हाँ ये नहीं, ये क्वेश्चन इतना ही था। चलिए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक फौजदारी अदालत थी। बी नंबर है यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलती थी। अब कूट क्या है कि ए और बी दोनों गलत है, ए सही है बी गलत है, ए गलत है बी सही है या फिर ए और बी दोनों ही सही है। तो इसका जो सही आंसर है कि एक गलत है तथा बी सही है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। गैरिसन नगर से अभिप्राय क्या है? गैरिसन नगर क्या था? तो ऑप्शन पहला है कि यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन नगर था। दूसरा है नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। तीसरा है किलेबंद छावनी जहां सैनिक रहते हैं। और 4 नंबर है वह स्थान जहां विभिन्न उत्पाद केंद्रों के माल को बेचा जाता है। अब जो आंसर है वो 3 नंबर है कि किलेबंद छावनी जहां पे सैनिक रहते हैं। 9 नंबर, कुछ लोगों ने हमसे कहा कि आप पूरे डिटेल में इसको एक्सप्लेन करिए। तो डिटेल में जो एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए पूरा डिटेल पढ़ना होगा, और अभी जो है वो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को ला सकूं, और ये देखते हुए कि सीटेट किस तरह का भी क्वेश्चन पूछ रहा है, और मैक्सिमम जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं अगर आप उसे सोल्व कर लेते हैं तो आपको ये पैटर्न समझ में आ जाता है कि अभी सीबीएसई किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे ज़रूरी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सोल्व करना। तो अब डिटेल पढ़ने का तो टाइम नहीं है, तो अभी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इसलिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। मैं रोज़ इस तरह के क्वेश्चन जो बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो प्रीवियस ईयर प्लस जो नए नए क्वेश्चन हैं वो भी मैं सारे क्वेश्चन आंसर विद आंसर लेकर आ रही हूँ। तो आप मेरा जो चैनल है इजी लर्निंग विद भारती को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए अब हम 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए नंबर बोलता है कि बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। सेकेंड नंबर ऑप्शन है कि महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्वों में विश्वास समाहित हुआ। अब जो कूट दिया है वो ये है कि ए और बी दोनों गलत है। दूसरा नंबर है ए सही है बी गलत है, या फिर ए गलत है बी सही है, या फिर ए और बी दोनों ही सही है। तो आंसर है कि ए और बी दोनों ही गलत है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में कौन सी मुख्य मांग है। तो जो पहला है श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार, दूसरा है महिलाओं के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, या फिर 4 नंबर धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार। तो जो आंसर है सही वो है महिलाओं के लिए मताधिकार। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि जातक कथाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो 1 नंबर है वो ये है कि इनकी रचना जैन साधुओं के द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों के द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। सेकेंड नंबर है इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। थर्ड नंबर है इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें
जैन साधुओं के द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। 4 नंबर है, इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। अब जो सही आंसर है वो 2 नंबर है कि संकलन रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। जो पहला है वो ये है कि यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करती है। सेकेंड नंबर है, यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास के 3 भागों में से पहला भाग है। 3 नंबर है, इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। और जो 4 नंबर है वो ये है कि यह मिर्जा हकीम के द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक थे। तो जो सही आंसर है वह है कि यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करती है। अब यहाँ पे है कि मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि जो है यानी कि काल सबसे लंबी है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता है, लेकिन हम फिर भी ऑप्शन देखते हैं और इसका सही आंसर देखते हैं। पहला है मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल या फिर पुरापाषाण काल। तो जो सही आंसर है वो है पुरापाषाण काल। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं यानी कि 30 नंबर को। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो पहला है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे, ये दर्रे हैं, दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। सेकेंड नंबर है कि यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। अब जो ये कंफ्यूज करने वाला जो ऑप्शन है वो यही है, ए असत्य है और बी सत्य है, या फिर ए और बी दोनों ही असत्य हैं, या फिर ए और बी दोनों ही सत्य हैं, या फिर ए सत्य है और बी असत्य है। तो अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है एनसीईआरटी को तो आपको एक क्वेश्चन तो क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। बट जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आप पक्का डेफिनेटली फंसेंगे ही फंसेंगे। तो यहाँ पे जैसे एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, एक, तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो उलझाने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ए और बी दोनों ही सही है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर को कंप्लीट किया, अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को बनाया तो इस तरह के उलझाने वाले क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। तो ऑप्शन है हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, गुजरात या पंजाब। तो ये आंसर सबको पता होना चाहिए कि ये इसका आंसर है गुजरात। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो 15 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई है, या फिर इसकी जो रचना है यानी ऋग्वेद की वो मूल रूप से किस भाषा में हुई है। तो चलिए इसका जो आंसर है पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर ब्राह्मी। तो चूंकि वेद है भाई तो सबको पता है कि वेद जो है वो संस्कृत में ही इसकी रचना हुई है। चलिए इसका जो आंसर है वो 3 नंबर सही है। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु या फिर महावीर। तो जो आंसर सही है वो है बिंबिसार। चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। तो पहला धम्म, दूसरा अहिंसा, तीसरा संघ और चौथा बुद्ध। तो इसमें अहिंसा होगा। इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पुरानी जो पांडुलिपियाँ थी वो किस चीज़ पर लिखी गई थी। क्योंकि बहुत पहले जब पांडुलिपियों की रचना हुई थी उस समय कागज़ नहीं पाए जाते थे, तो उस समय जो पांडुलिपियों की रचना होती थी वो ताड़ के पत्रों पे होती थी। इसीलिए अभी जो ओरिजिनल पांडुलिपियाँ हैं वो बहुत कम मात्रा में बची हुई हैं। क्योंकि ताड़ के पत्र जो हैं वो कहीं पे जो खोजने से मिल रहे हैं तो अभी भी जो है बहुत सारी नष्ट हो गई हैं और बहुत से खोजने पे प्राप्त हो रही हैं, कुछ कहीं हैं कुछ कहीं हैं। तो इस तरह से जब कागज़ नहीं थे यानी कि पांडुलिपियाँ जिस समय लिखी गई थी
तो उस समय कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, तो ये ताड़ के पत्रों पे लिखी गई थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए ये रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। तो जो पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा है पौधों और खनिज, तीसरा है स्लेट और चौथा है पशु अंगों के अवशेष। तो इसका जो सही आंसर है वो है पौधों और खनिज। अब चलिए 20वां देखते हैं कि मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि यानी कि काल सबसे लंबी है। तो मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल या पूरा पाषाण काल। तो ये तो सभी को पता है कि जो पूरा पाषाण है यानी कि जो पूरा पाषाण काल है उसकी अवधि सबसे लंबी है। तो अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने पूछा है जो शॉर्ट वीडियो बनाया है उसमें कि सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी। तो जो पहला ऑप्शन है मुमताज़ अली, दूसरा है राज सुंदरी देवी, तीसरा है पंडित रमाबाई या फिर रुकैया सखावत हुसैन। तो इसका जो सही आंसर है वो है रुकैया सखावत हुसैन। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे, दूसरा है ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए जाते थे, तीसरा है ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में सकेंद्रित थे, या फिर 4 नंबर है कि इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। तो जो 4 नंबर है इसका जो कौन सा कथन सही है, तो इसका जो सही आंसर है कि इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। तो आज ये 22 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के वो कंप्लीट हुए जो मेनली हिस्ट्री के थे, पर अभी आप कहीं जाएंगे नहीं। एक क्वेश्चन आपके लिए, और हाँ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए तो वो क्वेश्चन ये है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका आंसर फटाफट आप जाकर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ये गुलामगिरी नामक जो पुस्तक थी उनकी रचना यानी कि उनके लेखक कौन थे, उस पुस्तक को किन्होंने लिखी थी। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।